पाकिस्तान की सियासी पिच पर इमरान खान वो कमाल नहीं दिखा पाए जो वो फील्ड पर दिखाया करते थे। ऑलराउंडर प्लेयर रहे इमरान खान सियासत के खेल में चारों खाने चित दिखाई दिए। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान टालने का हर प्रयास शनिवार आधी रात बाद नाकाम हो गया। आधी रात को मतदान में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया। हार के बाद इमरान ने देर रात अपना प्रधानमंत्री आवास भी छोड़ दिया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 174 मत पड़े। ये सब देखने के लिए इमरान खान और पार्टी के सांसद सदन से नदारद थे। इस सबसे पहले पीएमएल नेता शहबाज शरीफ के नेतृत्व में विपक्ष के भारी दबाव और सुप्रीम कोर्ट के रात 12:30 पर सुनवाई करने की तैयारी को देखते हुए असेंबली के स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने इस्तीफा दे दिया। दोनों ने असेंबली के प्रभावी पीठासीन अधिकारी अयाज सादिक को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जैसे ही विपक्षी दल पीएमएल के सदस्य सादिक ने मतदान की प्रक्रिया शुरू की तो इमरान की पार्टी पीटीआई के सदस्य सदन से बाहर निकल गए। सत्ता पक्ष की गैर मौजूदगी में रात करीब 12:40 बजे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। संयुक्त रूप से विपक्ष पहले ही घोषणा कर चुका था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ही उनके संयुक्त उम्मीदवार होंगे। पीएम भले ही शहबाज बनने वाले हैं, लेकिन नई सरकार में शहबाज के साथ दो और प्रमुख चेहरे होंगे। कौन होंगे ये दो प्रमुख चेहरे? एक नाम है आसिफ अली जरदारी का और दूसरा नाम है मौलाना फजलुर रहमान का। चलिए जानते हैं कि ये दोनों कौन है और क्यों शहबाज शरीफ के बाद इन दोनों की है इतनी ज्यादा अहमियत। सबसे पहले बात करते हैं आसिफ अली जरदारी की। नई सरकार में दूसरा प्रमुख चेहरा होंगे आसिफ अली जरदारी। वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं और प्रमुख विपक्षी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संरक्षक हैं। पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो जरदारी की ही पत्नी थी। उनके बेटे बिलावल भुट्टो भी पाकिस्तान की सियासत में तेजी से उभरता हुआ चेहरा है। नई सरकार में जरदारी भले पद न लें, लेकिन उनके बेटे बिलावल को तो सरकार में अहम पद दिया जा सकता है। जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला काफी चर्चा में रहा था। नवाज और जरदारी दोनों परिवारों पर इमरान काफी आक्रामक रहते थे, क्योंकि ये दोनों इमरान खान का विरोध करते थे। ऐसे में जब सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी तो प्रमुख विपक्षी दलों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम से गठबंधन बनाया था, जिसमें जरदारी ने काफी अहम भूमिका अदा की थी। दूसरा नाम है मौलाना फजलुर रहमान। 69 साल के मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में जल्द बनने वाली सरकार के तीसरे प्रमुख चेहरे हैं। फजलुर रहमान पाकिस्तान की सबसे बड़ी धार्मिक पार्टी और सुन्नी कट्टरपंथी जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख हैं। उनके पिता खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हुआ करते थे। मौलाना फजलुर रहमान तालिबान के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन हाल ही के सालों में वो उदारवादी बनकर सामने आए हैं। इमरान खान के कट्टर विरोधी रहे हैं फजलुर रहमान। राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ चुके हैं। फजलुर रहमान के सियासी कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ की सरकार ने मौलाना को केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया था। ये वही फजलुर रहमान है जिन्होंने बेनजीर भुट्टो का विरोध किया था जब उन्हें पाकिस्तान की कमान सौंपी गई थी। हालांकि जब वो बेनजीर से मिल लिए तो उसके बाद शांत हो गए थे। फजलुर रहमान तालिबान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन के विरोधी रहे हैं। परवेज मुशर्रफ ने मौलाना को नजरबंद किया था। खबर तो ये भी थी कि साल 2007 में मुशर्रफ को सत्ता से बेदखल करने के लिए मौलाना ने अमेरिकी राजदूत के साथ सीक्रेट डिनर किया था। वो पाकिस्तान के पीएम भले ही नहीं बन पाए, लेकिन नई सरकार में उनका कद बढ़ना निश्चित माना जा रहा है। ये दो ऐसे चेहरे हैं जो शहबाज शरीफ सरकार में अहम भूमिका में नजर आएंगे। शहबाज शरीफ ने पीएम पद संभालने से पहले ही कह दिया कि मैं अतीत की कड़वाहट में वापस नहीं जाना चाहता। हमें इसे भूलकर आगे बढ़ना होगा। हम कोई बदले की कार्रवाई या अन्याय नहीं करेंगे। हम बिना वजह किसी को जेल नहीं भेजेंगे। आपको बता दें, 69 साल के इमरान खान 2018 में नया पाकिस्तान बनाने के वादे के साथ सत्ता पर विराजमान हुए थे। हालांकि वो चीजों को नियंत्रण में नहीं रख पाए और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पाकिस्तान के कई शहरों से जश्न की तस्वीरें भी सामने आई। वहीं शहबाज के बारे में बात करें तो शहबाज को पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति का प्रभावी प्रशासक माना जाता है।
नवाज के भले ही पाक फौज से रिश्ते ठीक न रहे हों, लेकिन भाई नवाज से अलग शाहबाज और सेना के बीच की ट्यूनिंग अच्छी मानी जाती है। वैसे भी पाकिस्तान की सेना का देश की राजनीति पर सीधा हस्तक्षेप है, तो फिर सेना से ट्यूनिंग ठीक होगी तभी गद्दी पर ज्यादा दिन तक टिके रह पाएंगे शहबाज शरीफ, नहीं तो कभी भी इमरान खान की तरह पैदल भी नजर आ सकते हैं। वैसे आपका शहबाज शरीफ और उनके साथी दो और किरदारों के बारे में क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। डॉक्टर श्री मजारी साहिबा जी। स्पीकर साहब, मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी को कम से कम एहतराम से बोलना चाहिए। उन्होंने मुझे मर्द बना दिया, उनको औरत और मर्द की पहचान होनी चाहिए। औरत और मर्द की पहचान होनी चाहिए। बड़ा अफसोस है कि उनको फर्क ही नहीं, मर्द और औरत का पहचान नहीं है। ये बदतमीजी हुई है। प्लीज टेल हिम टू फिक्स दिस। जी असद उमर साहब जी, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग जी। जी चेयरमैन साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। आज पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का एक इंतहाई अहम दिन है और आज आपने इस वक्त बात करने का मौका दिया, इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले कुछ बिलावल जरदारी साहब ने कुछ बातें कही थी, मैं उसका क्विकली ज़रा सा जवाब दे दूं और फिर जो मेरा मेन पॉइंट है मैं उसकी तरफ आता हूं। पहली बात उन्होंने ये की कि 7 मार्च को जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि 7 मार्च को अमेरिका में बातचीत हुई और 8 मार्च को पाकिस्तान में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया, तो वो उसमें कोई ऐसा कंस्पिरेसी नहीं है, क्योंकि 7 मार्च जब अमेरिका में होता है तो 8 मार्च पाकिस्तान में पहुंच चुका होता है। ये दुरुस्त बात है, लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बता दें कि अमेरिका में वो बातचीत जो है वो शाम को 7-8 बजे हो रही थी। उस वक़्त पाकिस्तान में सुबह 4 बजे थे और यकीनन हमने रिकॉर्ड से देखा है कि ऑपोजिशन के मेंबर्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फजर के बाद जमा नहीं कराने के लिए आए थे, ये जोहर के बाद आए थे। तो बातचीत अमेरिका में पहले हुई थी, यहाँ पर बाद में पहुंची। फिर एक सवाल पूछा गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पार्लियामान की जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग थी क्यों नहीं थे? वो इसलिए कि वो चाइना गए हुए थे और वो चाइना से उसके बाद पहुंचे थे, इसलिए उसके अंदर वो शामिल नहीं हो सके थे। फिर सर उन्होंने बात की कि मुआशी बहरान की। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा, उसके बाद हमाद अजहर जब बात करेंगे तो बड़ी तफसील से ये जवाब देंगे इस बात का। लेकिन मुआशी बहरान को सिर्फ पूजे को मैं समो दूँ सिर्फ 2-3 चीज़ों से। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में मुल्क के अंदर जितना रोज़गार पैदा करने में कामयाबी हासिल की, यानी 57 लाख रोज़गार पैदा हुई मज़ीद पाकिस्तान में, तकरीबन उतनी ही इन्होंने 5 साल में 57 लाख, तहरीक इंसाफ में इमरान खान की हुकूमत में 3 साल में 55 लाख रोजगार पैदा हुए। ये उसके बावजूद है कि एक पूरी सदी का बदतरीन पैंडेमिक कोरोना की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर भी आया हुआ था, जैसे बाकी दुनिया में आया हुआ था, उसके बावजूद ये कारकर्दगी। दूसरी चीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें दोनों मिला लें, 10 साल में जितनी हमारी बरामदात के अंदर इजाफा हुआ, इन दोनों हुकूमतों के 10 साल मिला के सिर्फ ये रवां साल जो चल रहा है, इस 1 साल के अंदर तहरीक इंसाफ में हमारी बरामदात में उन 10 साल से ज्यादा इजाफा हो रहा है 1 साल के अंदर। और आखिरी चीज, बाकी जैसे मैंने कहा तफसील जो है वो हमाद इसकी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा इसके मुआशी बहरान का 15 साल के बाद ये पहली दफा होने जा रहा है। अब ये इन्होंने एक सियासी बहरान पैदा किया हुआ है, इसका मईशत के ऊपर जाहिर है बहुत मनफी असर पड़ रहा है, वरना ज़्यादातर चांसेस यही हैं। तमाम तखमीने जो स्टेट बैंक के भी जो हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अभी आज से 2 महीने पहले तक के थे,
ये पहली दफा हो रहा है 15 साल में कि 2 साल तवातर से मईशत की शरह नमू 5% से ज्यादा होने वाली है। ये 15 साल में पहले कभी नहीं हुआ है। तो बहरान तो की हकीकत तो ये है। आखिरी चीज जो उन्होंने बात की, जिसके ऊपर मैं हल्का सा जिक्र करता हूं, ज्यादा तफसील में फिर बाद में जाऊंगा, वो कह रहे थे कि बहुत अरसे से वो जिद्दोजहद कर रहे थे इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, और बड़ी तफसील से उन्होंने बताया, लॉन्ग मार्च की, क्या क्या किया, पीडीएम बना, फिर एक दिन जो है मरियम बीबी ने, मुझे याद पड़ता है, उन्होंने गवाही दे दी कि पीडीएम तबाह हो गई। वो सारे उरूज नशेब उन्होंने सब हमें बताए। तो सवाल तो यही बनता है कि कोशिश तो आप सालों से कर रहे थे, ये क्या हुआ कि 7 मार्च को मुरासला भेजा गया और 8 मार्च से आपकी कामयाबी का आगाज हो गया? यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं, यही तो सवाल पूछ रहे हैं।